नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना चौथा बजट पेश किया है। 3,14,025 करोड़ का यह बजट मध्य प्रदेश के लगभग सभी वर्गों को प्रसन्नचित्त कर देने वाला है। लोक लुभावन ये बजट है। चूँकि सरकार का चुनाव के पूर्व यह आखिरी बजट है, इसलिए जाहिरा तौर पर मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को दिल खोल कर नवाजा गया है। चाहे महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, सड़कों की बात हो, किसानों की बात हो, स्कूलों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, दिव्यांगों की बात हो, कन्याओं की शादी की बात हो, बच्चों के कुपोषण और पोषण के आहार का मामला हो। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए सभी के लिए इफरात से बजट की घोषणा की है। चूँकि सरकार 230 दिन बाद चुनाव में जाने वाली है, इसलिए सरकार ने किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया है। कैसा है ये बजट, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा और क्या इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी का जो सपना देख रही है वो सपना पूरा हो पाएगा, इसी बिंदु पर बात करते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी से। आप जानते हैं हमारे नियमित एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर भंडारी। अनेक किताबें लिखी हैं, लेख लिखे हैं और अर्थनीति की बहुत ही बारीक बिंदुओं से वे वाकिफ़ हैं। डॉक्टर भंडारी, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह का ये बजट है, मैं अर्थनीति पे आपसे बात करूंगा, अर्थशास्त्र पर आपसे बात करूंगा। पहले राजनीति का सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थनीति और राजनीति दोनों अलग अलग नहीं हो सकती। दोनों का बहुत गहरा संबंध है, आप जानते हैं, और आपने कक्षाओं में हमको ये पढ़ाया है कि अर्थनीति और राजनीति एक दूसरे की पूरक है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बजट के माध्यम से चुनाव में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है? सरकार बनाने का जो उसका दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, ये बजट उसमें आपको सहायक होता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रतीक जी, यदि हम बजट की तस्वीर को देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट उभर के दिखाई दे रही है कि ये बजट चुनावी बजट है, सौगातों से भरा हुआ लोक लुभावन बजट है। इस बजट के माध्यम से जहां वित्त मंत्री ने विभिन्न वर्गों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत प्रभावी पहल की है, वहीं दूसरी ओर इस बजट के माध्यम से कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान उन्होंने सुनिश्चित किए हैं। और जहां तक अर्थनीति और राजनीति की बात है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बजट फिर से सरकार को एक और मौका देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों से सुसज्जित बजट है। लाडली बहन योजना पर कल भी हमने बहुत चर्चा की थी सर आपके साथ, जब मैं बजट के पूर्वानुमानों पर चर्चा कर रहा था, प्री बजट पर जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो लाडली बहन योजना पर हमने बहुत बात की थी। 8,000 करोड़ लाडली बहन योजना के लिए रखें। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लाडली बहन योजना 2.25 करोड़ महिलाओं को सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियल। निश्चित रूप से ये बजट महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है, और महिलाओं का आर्थिक और कल्याण जिस तरह से बजट में प्रस्तावित किया गया है, उससे ये अनुमान हम सरलता से लगा सकते हैं कि महिलाओं के जो वोट हैं वो इस सरकार की ओर तेज़ी से खींचते हुए दिखाई सकेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं कि लाडली बहना योजना के माध्यम से जो महत्वपूर्ण पहल की गई है, और कितनी महत्वपूर्ण पहल की गई है कि 23 वर्ष से लगा के 60 वर्ष तक की उम्र की जो विवाहित महिलाएं हैं, उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये और वार्षिक रूप से 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये जो राशि है एक ऐसी आकर्षक राशि है जिसके कारण से निश्चित रूप से 1 करोड़ से ज़्यादा इस वर्ग से संबंधित जो महिलाएं होंगी वे प्रभावित होंगी। 2.25 करोड़ महिलाएं उसको टारगेट करने का लक्ष्य। सर देखिए, लाडली बहन योजना तो है ही, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना भी, उसके लिए 929 करोड़ 927 करोड़ रुपए के रखे गए हैं। नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए। तो नारी कल्याण एक अलग है, लाडली लक्ष्मी योजना अलग है, लाडली बहना योजना अलग है। और प्रसूति सहायता जिसका संबंध भी महिलाओं से है, उसके लिए जो है वो 400 करोड़ रुपए है। आंगनवाड़ी जिसका संबंध महिलाओं और बच्चों से, उसके लिए 660 करोड़। और अगर मैं बात करूं आपसे तो जो ये शादी वाली जो मामला है,
बच्चों की जो शादी करवाएंगे उसमें अभी तक 51,000 रुपये देते थे, अब 55,000 रुपये देंगे। क्या ये माना जाए कि शिवराज जी ने प्रदेश की जो आधी आबादी है, महिलाओं को टारगेट किया है कि भाई मेरा सबसे सॉलिड अगर वोट बैंक है तो ये महिलाएं हैं देश की, प्रदेश की, और इन महिलाओं को अगर मैंने साध लिया तो सरकार में वापसी तय है? प्रतीक जी, बहुत सही एनालिसिस है आपका। यदि हम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट को बहुत अच्छी तरह से देखें और इस बजट को बहुत अच्छी तरह से देखते हुए हम इस बात पर फोकस करें कि महिलाओं की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं पर कितना धन रखा गया है, तो एक बड़ा प्रभावी आंकड़ा उभर कर दिखाई दे रहा है। वो है 1,02,000 करोड़ रुपए। 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महिलाओं की विभिन्न योजनाओं पर इस बजट में फोकस किया गया है। ऐसी कोई योजना मध्य प्रदेश के निर्माण 1956 से लगाकर आज तक ऐसी कोई योजना मुख्यमंत्री नहीं रही। बालिका स्कूटी योजना भी है, सब योजना बालिकाओं को स्कूटी भी दी जाएगी, कंप्यूटर वो पहले से देते हैं, लैपटॉप वो पहले से दे रहे हैं, छात्रवृत्ति पहले से दे रहे हैं। ये इन सब के साथ साथ जो लाडली बहना योजना है वो सबसे फोकस है। और मैं फिर से दोहराऊं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा महिलाओं और छात्राओं से संबंधित योजनाओं के लिए हैं। और जो अनुमान बताया गया है वो ये कि करीब 1.25 लाख करोड़ जो वोटर्स होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वोटर्स, महिला वोटर्स कहीं ना कहीं इन सब बातों से प्रभावित होंगे और ये कहीं वोट बैंक के रूप में दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से महिलाओं का बजट कहीं वोट अधिक लेने के लिए उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बजट में वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की कि हम 1,00,000 नौकरियां देंगे। अब नौकरियों की घोषणा तो हमेशा से की जाती रही है, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी और जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें तो यह आया कि नौकरियां घटी हैं, कम हुआ। नगर निगम में नौकरियां घट गई, ग्राम पंचायतों में नौकरियां घट गई, स्थानीय स्वशासन में नौकरियां घट गई, चिकित्सा क्षेत्र में नौकरियां घट गई। तो नौकरियां तो घट रही हैं और दूसरी ओर फिर वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 1,00,000 जो है वो सरकारी नौकरियों का ऐलान कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये घोषणा ही है या वास्तव में इस घोषणा पर अमल हो पाएगा? 1,00,000 सरकारी नौकरी। निश्चित रूप से बजट में जो 1,00,000 सरकारी नौकरियों की बात कही गई है, यदि हम उन नौकरियों का थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा विश्लेषण करें, तो इसमें से ज़्यादातर वे नौकरियां हैं, वे सरकारी नौकरियां हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। शिक्षा में वर्षों से खाली हैं, जो वर्षों से खाली पड़े हुए हैं, हजारों पद। पुलिस में वर्षों से भर्ती नहीं, पुलिस पद खाली पड़े हैं, पद नहीं है, पंचायतों के पद हैं। तो ऐसे वर्षों से जो खाली पड़े हुए पद हैं, और सबसे खास तो जो शिक्षकों के पद हैं, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, हायर सेकेंडरी स्कूल, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सरकार ने इस बजट के माध्यम से, वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से अभी तक के जितने खाली पद पड़े हुए हैं, लगभग उन्हीं को जोड़ के ये कहा कि एक पक्के रूप में सरकार अब 1,00,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां देने जा रही हैं। वो दे सकती है अगर सरकार सारे ये निर्णय ले ले कि 6 महीने में हमको सारी खाली पदों पर भर्ती करनी है। बिल्कुल कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि खाली पद पड़े हुए हैं। और दूसरी जो बात है इस बजट के अंदर की स्वरोजगार योजनाओं के ऊपर सरकार ने फोकस किया है। स्वरोजगार पे सरल ऋण देंगे और सरकार ने, वित्त मंत्री ने बताया भी है कि स्वरोजगार के माध्यम से स्वयं रोजगार मिलेंगे और अधिक लोगों को भी उसके माध्यम से रोजगार में लाया जा सकेगा। देखिए, किसान हमेशा से शिवराज जी का बड़ा प्रिय रहा है। खेती की बात करते हैं, खलिहान की बात करते हैं, खुद को किसान का बेटा कहते हैं। वो खुद हैं भी किसान के बेटे, बुधनी में उनकी खेती भी है, खुद भी वो विदिशा में खेती करते हैं। और उन्होंने 3200 करोड़ 3,200 करोड़ किसानों के लिए रखे हैं। नरेंद्र मोदी जी साल में 2 बार 6-6 हज़ार रुपये पहुँचाते हैं। 4,000 रुपये शिवराज जी पहुँचा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट, और अब 3200 करोड़। चूंकि कमलनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था 2018 में, कर्जे की माफ़ी, किसानों की कर्जे की माफ़ी, और उससे कमलनाथ जी की सरकार भी बनी थी। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर मन में डर भी है भारतीय जनता पार्टी के कि भाई 2018 में तो किसान कमलनाथ जी के साथ चला गया था, कांग्रेस के साथ चला गया, तो इस बार किसान को अपने साथ बनाए रखना, साधे रखना। तो 3,200 करोड़ रुपए किसान कल्याण की योजना के लिए, फूलों की खेती के लिए, सिंचाई के लिए, और जो सड़कों के लिए दिया वो भी सब ग्रामीण सड़कें हैं। तो ये किसानों के साधने के लिए भी वित्त मंत्री जी ने कोशिश की। बिल्कुल, किसान तो इस बजट के अंदर फोकस होते हुए दिखाई दे रहा है।
यदि इस बजट में हम किसानों के लिए और ग्रामीण विकास के लिए जितने बजट विभिन्न योजनाओं में आवंटन किए गए हैं उनका एक बड़ा जोड़ लगाएं तो ये कुल जोड़ आता है 56,000 करोड़ रुपए से अधिक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फोकस किए गए हैं। और ख़ास तौर से किसानों ने जो संस्थागत लोन लिए हैं और वे नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए इस मद में और अलग से रखा है। तो कुल मिला के कृषि के ऊपर ये बजट फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है और किसानों के वोट भी आगामी चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये भी चुनाव के मद्देनज़र और वोट की राजनीति के मद्देनज़र भी हैं। और वैसे भी दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सरकार कृषि के विकास के लिए लगातार फोकस कर रही है। कृषि से संबंधित जो राष्ट्रीय अवार्ड हैं वो मध्य प्रदेश को मिल रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में पूरे देश में पहले क्रम पे हैं। मोटे अनाज के उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले, और ख़ासतौर से गेहूं के निर्यात में पूरे देश में पहले क्रम पर है। तो सरकार का फोकस कृषि का विकास भी है और किसानों का कल्याण भी है। ये दोनों बातें इस बजट में फोकस होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित रूप से अधिक किसानों को, अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये बजट आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहा है। सर देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, सड़क, पानी और बिजली। और वो कहती थी कि भाई सड़कें हैं नहीं, पानी है नहीं, बिजली है नहीं। तो सड़क एक बड़ा मुद्दा रहा 2003 के चुनाव में। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से वो सड़कों पे हमेशा बहुत ध्यान देती है कि उसको लगता है कि चूँकि अब बरसात गई है और प्रदेश की सड़कें कई जगह पे ख़राब हुई है, तो इस बार 10,182 करोड़ रुपए सड़कों के लिए रखे गए। और ये वो सड़कें हैं जो ग्रामीण अंचलों को जोड़ती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, हाईवेज नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी क्या एक चुनाव के पहले की रणनीति बन जाए कि सारे जोड़ने वाले मार्ग सुधार दी जाए, सड़कें सुधार दी जाए ताकि ग्रामीणों को एक राहत मिल जाए? ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को शहरों से जोड़ने का एक बड़ा अभियान इस बजट में दिखाई दे रहा है और इसके माध्यम से वित्त मंत्री और प्रदेश सरकार ये पहल करते हुए दिखाई दे रही है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें शहरों से जुड़ेगी तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य रखते हुए ग्रामीण सड़कों को शहरों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान इस बजट में दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से सड़कों के निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जो बातें कही गई हैं, उनके माध्यम से ये है कि सड़कों के निर्माण से भी वो रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात को बजट में वित्त मंत्री ने फोकस भी किया है कि अधोसंरचना, बुनियादी ढांचा और सड़कों के निर्माण के माध्यम से रोजगार के अवसरों में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि भी की जाएगी। एक सर, शिक्षा का स्तर जो है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर बहुत सवाल उठते रहते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बड़ा ख़राब है और अभी तो ड्रॉप आउट्स बच्चों की संख्या बढ़ी है। जो हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण आया कि मिडिल स्कूल जाने के बाद बच्चों ने स्कूल बहुत छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीएम सनराइज स्कूल, और ये गाँवों में खुलेंगे, कस्बों में खुलेंगे, और इसके लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। क्या मुख्यमंत्री जी किसानों को साथ रहे, सड़कों के माध्यम से ग्रामीणों को साथ रहे, और सीएम सनराइज स्कूल भी गाँवों में खोलकर वो एक बार फिर से गाँवों को फोकस कर रहे हैं चुनाव के मद्देनजर? आपको ऐसा लगता है? वास्तव में सीएम राइज जो स्कूल हैं वे ऐसे स्कूल है जहाँ से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनका उन्नयन किया जा सके। सीएम राइज स्कूल को जिस तरह से बजट में फोकस किया गया है, प्राथमिकता दी गई है, ऐसी प्राथमिकता पिछले कई बजटों के अंदर स्कूलों में नहीं दी गई है। और ख़ास प्राथमिकता ये भी है कि जो गाँवों से जुड़े हुए स्कूल भी हैं उनमें डिजिटल एजुकेशन के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से जो 1 जुलाई से शुरू होगा, नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में पूरी तरह लागू करने की तैयारी की जा रही है। ये शिक्षा नीति स्कूलों में भी लागू होगी पूरी तरह से और कॉलेजों में भी लागू होगी। तो ये नई शिक्षा नीति अच्छी तरह से कार्यान्वित हो जाए, उसके मद्देनज़र शिक्षा के ऊपर, स्कूल शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा पे बजट में वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि की जाना इसलिए भी ज़रूरी है
कि अब शिक्षा का पूरा दौर, रोजगार का पूरा दौर पूरी तरह से बदल गया है और नई पीढ़ी को पूरी तरह से डिजिटल एजुकेशन के हिसाब से भी पल्लवित और पुष्पित करना जरूरी है। तो उसके मद्देनज़र नई पीढ़ी की मुट्ठियों में नई शिक्षा नीति और नई जो डिजिटल कौशल है उसे दे दिया जाए, उसके बारे में भी इस बजट में प्रावधान है। तो युवाओं को और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी बड़ी पहल की गई है। ये मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1000 करोड़ रखने की बात कही वित्त मंत्री ने। मुख्यमंत्री कौशल योजना क्या, और क्या मुख्यमंत्री इस कौशल योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, या शहर का जो अर्धशिक्षित युवा है जिसके पास कोई शैक्षणिक योग्यता तो नहीं है लेकिन टेक्निकल नॉलेज है, आईआईटी किया है उसने, काश्तकारी करना जानता है, थोड़ा औजार सुधारना जानता है, तो क्या उसको प्रभावित करने का तरीका है ये मुख्यमंत्री कौशल योजना? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कौशल योजना का उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट केवल डिग्रियां और डिप्लोमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कौशल से सुसज्जित किया जाए, क्योंकि अब डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है, डिग्रियों से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और जो बदलता दौर है उसमें स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास के ऊपर जो 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं उसके माध्यम से खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जो ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं वहां पर अलग से सेंटर भी खोले जाएंगे और इन सेंटर में वे तकनीकें छात्रों की मुट्ठियों में दी जाएंगी जिनसे वो रोजगार योग्य बन सकें। और निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है, क्योंकि अब केवल डिग्री से रोजगार नहीं मिलना है, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा भी कौशल विकास के लिए फोकस किया गया है इस साल के बजट में। उसी बात को प्रदेश के सरकार के इस बजट में भी आगे बढ़ाया गया है और निश्चित रूप से इसकी सराहना की जानी चाहिए कि नई पीढ़ी को नई ज़रूरतों के अनुरूप पल्लवित पुष्पित करने के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान है। डॉक्टर भंडारी, हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि मोटा खाना और मोटा पहनना, और अब फिर से मोटा खाने की बात शुरू हो गई है। अब बड़े लोग जो हैं वो बाजरा खाने की बात कर रहे हैं, ज्वार खाने की, मक्का मिलेट खाने की बात कर रहे हैं कि आप बाजरा खाइए, चना खाइए, ज्वार खाइए, मक्का खाइए। तो मध्य प्रदेश भी कहाँ पीछे रहने वाला, उसने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया मिलेट अन्नदान योजना के लिए। तो क्या ये 1000 करोड़ रुपए इसलिए कि हमारे किसानों को प्रेरित किया जाए कि वो बाजरा उगाएं, ज्वार उगाएं, मक्का उगाएं, या इस बात के लिए कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो ज्वार बाजरा खाएं? इसको किस तरह से आप लेते हैं? एक बड़ी महत्वपूर्ण है प्रतीक जी कि वर्ष 2023 देश में नहीं पूरी दुनिया में मोटा अनाज वर्ष के रूप में, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये कहा है कि पूरी दुनिया में मिलेट्स, मोटा अनाज प्रोत्साहित होंगे, लोग इसका अधिक उपयोग करेंगे। और सरकार ने केंद्रीय बजट में इसे एक बड़ा अच्छा नाम दिया है मोटे अनाज को, वो श्री अनाज कहा है। तो ये जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया है उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से मिलेगा। अभी मोटे अनाज में देश में मध्य प्रदेश पहले क्रम पे। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, मोटे अनाज का प्रदेश से निर्यात हो सकेगा और उन सब के साथ साथ मोटे अनाज से हमारे प्रदेश के अंदर जो कुपोषण की स्थिति बनी हुई है तो मोटा अनाज उस कुपोषण को दूर करने में भी मदद करेगा। तो ये एक और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने में, उनके पौष्टिक आहार में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों की समृद्धि बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश की समृद्धि भी हमारी जो विदेशी मुद्रा की कमाई होगी उससे बढ़ेगी। निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि G20 का अध्यक्षता हमारी मुट्ठियों के अंदर है और ऐसे में दुनिया के जो लोग भारत में आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, और ये करीब 13 लाख के आसपास प्रतिनिधि और विभिन्न लोग देश में आएंगे एक साल के अंदर G20 के विभिन्न सम्मेलनों में, समूह बैठकों के अंदर। तो यहाँ जो प्रचार प्रसार हो रहा है मिलेट्स का, मिलेट्स के पकवान बनाए जा रहे हैं, मिलेट्स की उपयोगिता लोगों को दिखती जा रही है, उससे पूरी दुनिया में मिलेट्स आगे बढ़ेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही कहना उपयुक्त होगा वो मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय
मोटे अनाज के प्रमुख प्रदेश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इस बजट के माध्यम से मिलेट्स, श्री अनाज और मोटे अनाजों को आगे बढ़ाने का। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है। वो कहे माने ना माने, कहे ना कहे, लेकिन हिंदुत्व कहीं ना कहीं उसका एजेंडे में रहता है। राम मंदिर भी रहा, गौशालाएं भी रहीं, गाय भी रहीं और तमाम बातें। अब ये चूँकि चुनाव आया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को गौ माता की भी याद आई है। उन्होंने कहा कि 3,346 नई गौशालाएं बनाई जाएंगी। हालांकि कांग्रेस मुद्दा उठाती रही है, भोपाल की गौशाला में जो कुछ हुआ, आगरमालवा की गौशाला में जो कुछ हुआ, शाहजहाँपुर की गौशाला में जो कुछ हुआ, उसको लेकर मुद्दे उठते रहते हैं। लेकिन ये गौ माता को लेकर एक तरह से 3,346 गौशालाओं का निर्माण करके कहीं ना कहीं एक दिशा तो दिखा दी है सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कि आगामी चुनाव में हिंदुत्व उनका एक प्रमुख हथियार होगा। निश्चित रूप से, जैसे शुरुआत में आपने भी कहा, इस बजट की अधिकांश घोषणाएं चुनावी बजट के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि वे सारे धार्मिक स्थल जिनसे लोग जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, वे सारे धार्मिक स्थल जिनकी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं और उनके साथ साथ गौशालाएं भी, इन सब के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने के लिए तीर्थ दर्शन योजना चली रही है। तीर्थ दर्शन योजना चली रही है। और नई बात, प्रतीक जी, एक और नई बात इस बजट में जोड़ी गई है कि जरूरी होने पे हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा कराई जाएंगी, हवाई सफर के साथ तीर्थ यात्रा। तो ये सब लोगों को प्रभावित करने के लिए हैं, और यदि प्रभावित करना तो है ही सही, लोक लुभावन है, लोक लुभावन भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बजट बहुत कुछ चुनाव की घोषणाओं पर आधारित बजट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस पूरे बजट में जिस तरह की घोषणाएं की गई हूँ, उसमें ऐसा लगता है कि सरकार का झुकाव इस बात पर है कि लोगों की आय बढ़े और लोग खर्च करें। आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा कि हमारी आय बढ़ी है, तो लोगों की आय बढ़े और लोग खर्च करें ताकि मंदी ना आए और बाजार में मांग बढ़ी रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बजट के प्रावधान जो हैं, जिस महंगाई की मार से मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी परेशान है, उसको महंगाई को कंट्रोल करने में ये बजट सफल हो पाएगा? ये बजट कहीं महंगाई को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करने की न कोई बात करता है, न कोई संकेत देता है, लेकिन इस बजट के माध्यम से महंगाई नहीं बढ़ेगी, ये बात जरूर है। और इसीलिए कोई नया कर नहीं लगाया और नहीं किसी पुराने कर में वृद्धि की गई है। तो महंगाई कम होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी ये हम जरूर कह सकते हैं। डॉक्टर भंडारी, एक उम्मीद जरूर थी देवड़ा साहब से कि वो पेट्रोल डीजल पर जो मध्य प्रदेश जो टैक्सेस लगाता है उसमें अगर वो कमी कर देते तो शायद ये चुनावी बजट बहुत ही जबरदस्त चुनावी बजट बन जाता। पेट्रोल डीजल की कीमतें और राज्य सरकार के द्वारा जो उनके टैक्सेशन कम किए जा सकते हैं, ऐसी संभावना तो लगभग पहले भी नहीं थी। मतलब केंद्र सरकार से भी ज्यादा पैसे राज्य सरकारें ले रही हैं, और राज्य सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण यही एक माध्यम है। और सरकार यदि मान लीजिए इसमें कोई कमी करती तो फिर एक बड़ा घाटे का बजट दिखाई देता। और हम ये देख रहे हैं कि पहले ही सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज की गठरी है, और एक आम आदमी की बात करें कि कितना कर्ज होगा, तो एक आम आदमी, मध्य प्रदेश के एक आम आदमी पर 41,000 से अधिक का कर्ज लगा हुआ है। तो ऐसे में यदि मान लीजिए पेट्रोल डीजल के ऊपर सरकार का जो टैक्सेशन है उसमें कुछ कमी की जाती, तो निश्चित रूप से ये जो बजट है वो अधिक कर्ज का बजट होता, अधिक घाटे का बजट होता, और वो अधिक दुविधापूर्ण भी स्थिति को निर्मित कर सकता था। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, बजट की बहुत ही बारीक मीमांसा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपने समझाया कि मध्य प्रदेश का जो बजट है ये बहुत ही लोक लुभावन बजट है। इस बजट में मध्य प्रदेश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे बात किसानों की जाए, छात्रों की जाए, छात्राओं की जाए, कन्याओं की जाए, महिलाओं की जाए, बुजुर्ग महिलाओं की जाए। तीर्थ यात्रा भी है और कौशल की बात भी है, युवाओं को लिए रोजगार की बात भी है, सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है। तो पूरा बजट जो है वो बहुत ही गुडी बजट है। ये
बहुत ही सुहाना बजट है, आकर्षक बजट है। डॉक्टर भंडारी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि शिवराज सरकार के इस बजट से महंगाई कम हो या ना हो, लेकिन महंगाई बढ़ेगी नहीं। हालांकि बस एक कसर ज़रूर रह गई है कि पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार को कुछ राहत देनी थी, और सरकार अगर चाहती तो अपने टैक्स कम करके पेट्रोल डीजल को सस्ता करके मध्य प्रदेश की जनता को बल्ले बल्ले कर सकती थी। लेकिन लगता है मुझे शिवराज जी ने ये आखिरी दाव चुनाव के ठीक पहले के लिए रख रखा हो, और जब चुनाव बहुत नज़दीक आ जाएंगे और आचार संहिता की घोषणा होने वाली होगी, उसके पहले मुख्यमंत्री शायद एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने पेट्रोल डीजल में कमी करने का। वक्त बताएगा क्या होता है। देखते रहिए डीजाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।